जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में सारी चीजें देख ली थी कि या फिर हमने उसके एक तरीके से सारे आर्टिकल्स देखे थे जिसके भीतर हमने देखा था कि किस आर्टिकल के भीतर उसे कौन सी शक्ति प्राप्त होती है और उसके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो विधानसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए कितनी आयु चाहिए आपको? 25 वर्ष। विधानसभा मतलब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और वहीं बात की जाए काउंसिल की तो कितनी एज चाहिए आपको? 20, 25, 27, 30 ईयर्स, 30 वर्ष चाहिए। क्या दोनों ही सदस्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या दोनों ही सदन के सदस्य मंत्री परिषद का भाग बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। दोनों ही सदन के सदस्य मंत्री परिषद का भाग बन सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री परिषद का भाग या मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि उसको 6 माह के भीतर क्या करना होगा? चुनाव लड़ना होगा। 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य चुनकर आना पड़ेगा, सॉरी विधानमंडल का सदस्य चुनकर आना पड़ेगा। आज हमें मेनली आर्टिकल्स तो हमने सारे देख लिए थे, आर्टिकल के अलावा हमें शक्तियां देखनी है कि विधानमंडल की ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं। अब बिल्स लाए जाते हैं विधानमंडल में, बिल्स का क्या होता है, बिल्स को किस प्रकार से पारित किया जाता है, बिल्स में वोटिंग कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, ये चुने कैसे जाते हैं, जब इनकी सीट खाली होती है तो उनका स्थान कौन लेते हैं, इनका इस्तीफा किस प्रकार से मांगा जाता है, या सदस्यों को किस प्रकार से पद से हटाया जाता है, ये सारी चीजें आज हमें देखनी है। तो सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। क्या सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं? बताइए, हर सदन के होते हैं कि केवल विधानसभा के होते हैं? दो सदन, हम अभी दो सदन को लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम विधानमंडल पढ़ रहे हैं, तो केवल हम विधानसभा नहीं पढ़ेंगे, हम विधानसभा भी पढ़ेंगे और विधान परिषद भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे स्टेट में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, कुछ स्टेट्स में तो है। कितने स्टेट्स में है? 6 स्टेट्स में। जल्दी से नाम बता दीजिए। पहला, दूसरा, पहले दो कौन से थे आपके? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दो और उत्तर प्रदेश और अंतिम दो महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन 6 स्टेट्स में आपको क्या देखने मिलती है? विधान परिषद आपको देखने मिलती है। इसके अलावा बाकी स्टेट्स में क्या विधान परिषद है? वहां केवल कौन सा सदन है? विधानसभा। किसी भी स्टेट में विधान परिषद को बनाने के लिए या विधान परिषद को समाप्त करने के लिए क्या विधि बताई गई है? कैसे किया जा सकता है? बहुमत कौन सा चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। और 2/3 बहुमत के बाद किसकी स्वीकृति चाहिए? संसद की स्वीकृति चाहिए। इसके बाद आप सदन को बना भी सकते हैं और सदन को खंडित भी कर सकते हैं। अब हर सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के भी अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, और आपके विधान परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। यदि कोई अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद खाली कर देता है। वह किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। किसी स्पीकर को, स्पीकर किसे बोला जाता है? अध्यक्ष को। एक चीज याद रखना, एक होता है स्पीकर जिसे हम कहते हैं अध्यक्ष। ये अध्यक्ष 5 वर्षों तक अध्यक्ष बने होते हैं आपके सदन के, ठीक है। और अध्यक्ष हमेशा किस पार्टी का होता है? विपक्ष या सत्तारूढ़? सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, जो बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाई है जिसने। एक होता है आपका प्रोटेम स्पीकर। इसका काम क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये पद केवल तभी तक अस्तित्व में होता है जब तक सभी के सभी शपथ ना ले लें। शपथ लिया, प्रोटेम स्पीकर समाप्त। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर के पास कोई भी अन्य पावर नहीं है। तो स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर दोनों में अंतर होता है, ठीक है। और जब प्रोटेम स्पीकर कैसे बनाया जाता है? उन सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो प्रोटेम स्पीकर फिर सभी सदस्यों को क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो स्पीकर कौन होता है आपका? अध्यक्ष होता है, या आप उसको चेयरपर्सन बोल सकते हैं। आपने सदन की कार्यवाही देखी होगी, किसी भी सदन की, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें सामने एक कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा होता है, बाकी सब नीचे बैठे होते हैं। वो सामने कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, जो बोलते हैं कि अब कौन बात करेगा, किसे बैठाने की है अनुमति दी गई, किसे प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं, वो होते हैं आपके स्पीकर। कौन? अध्यक्ष या चेयरपर्सन जिन्हें बोला जाता है। किसी स्पीकर को ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के इरादे से 14 दिनों के नोटिस के बाद विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यदि स्पीकर को पद से हटाना है तो कितने दिन का?
14 दिनों का पूर्व नोटिस देना होगा विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। अच्छा, यहाँ बहुमत कौन सा लगता है? साधारण बहुमत। कौन सा? सिंपल मेजोरिटी। यहाँ किसी स्पेशल मेजोरिटी की या फिर 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा भंग होने पर स्पीकर अपना कार्यालय खाली नहीं करता है। इस बात को समझना। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। यदि कार्यकाल पूर्ण बहुमत से चल रहा है तो 5 वर्षों का, और यदि किसी वजह से बहुमत बीच में टूट गया तो भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और आपकी विधानसभा भंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सभी के सभी सदस्य अपना पद खाली कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, परंतु एक व्यक्ति होता है जो अपनी पद को खाली नहीं करता, अपनी कुर्सी खाली नहीं करता। वो कौन होता है? वो स्पीकर तब तक पद खाली नहीं करेगा जब तक उसके स्थान पर कोई अन्य स्पीकर पद ग्रहण नहीं कर लेगा। वह विघटन के बाद विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अध्यक्ष बना रहेगा। क्यों? क्योंकि विधानसभा की पहली बैठक में फिर कोई नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जब अध्यक्ष का कार्यालय रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उपाध्यक्ष का मेन काम होता क्या है? जब भी अध्यक्ष ना हो तो किसके रूप में काम करना? अध्यक्ष के रूप में काम करना। अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां मोटे तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती हैं। जिस प्रकार से लोकसभा हमारा मुख्य कार्यकारिणी सदन है, उसी प्रकार से राज्यों का मुख्य कार्यकारिणी सदन कौन सा है? आपका विधानसभा है। तो जिस प्रकार से लोकसभा के स्पीकर काम करते हैं आपके, उसी प्रकार से राज्य विधानसभा के स्पीकर भी काम करते हैं। परिषद, राज्य परिषद अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। यदि दोनों परिषद के सदस्य नहीं रहते या इसके सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं तो वे अपना पद खाली कर सकते हैं। यदि वे इस्तीफा देना चाहें तो उन्हें परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, वही चीज देखो रिपीट हो रही है, परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है, परंतु कितने दिनों का? 14 दिनों का पूर्व नोटिस देना होगा। और कौन सी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी, साधारण मेजोरिटी। किसको नहीं पता साधारण मेजोरिटी क्या होती है? क्या होता है साधारण मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस एक आपका साधारण मेजोरिटी होता है। जब सभापति या उपसभापति के खिलाफ हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही हो तो संबंधित व्यक्ति परिषद की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। जब सभापति, परिषद के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? सभापति। हमने देखा था राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? सभापति। जब सभापति या उपसभापति के खिलाफ हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो ऐसे संबंधित व्यक्ति परिषद की बैठक में अध्यक्षता नहीं करेंगे। अर्थात जब उनके हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो वो अध्यक्ष के पद पर फिर नहीं बैठ सकते। हालांकि वह ऐसी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और उसे बोलने का भी अधिकार होगा, परंतु वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो परिषद का यदि व्यक्ति, या हम अध्यक्ष की बात करें, यदि अध्यक्ष ऊपर कार्यवाही चल रही है उसे हटाने की, तो वो अध्यक्ष के रूप में फिर तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक वो कार्यवाही चल रही है। परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता सभापति करते हैं और इसकी अनुपस्थिति में कौन करता है? उपसभापति करते हैं। जबकि सभापति का कार्यालय रिक्त होता है, उसके कार्यालय के कर्तव्यों का पालन उपसभापति द्वारा किया जाता है। यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो परिषद का ऐसा सदस्य जिसे कौन? राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, अध्यक्ष से जुड़े बाकी काम वो करेगा। अर्थात यदि सभापति नहीं है तो कौन काम करेगा, और उपसभापति नहीं है तो अब राज्यपाल नामित करेंगे। ये राज्यपाल, गवर्नर डिसाइड करेंगे कि अब अध्यक्ष के रूप में काम कौन करेगा। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। किसी व्यक्ति को किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य बनने के अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि, दोनों ही सदन की बात हो रही है, किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराना मतलब उसने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं कि वो अब इस सदन का सदस्य रहने के योग्य नहीं बचा है। ठीक है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत मंत्री के पद के अलावा किसी अन्य लाभ का पद रखता हो तो वो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। केंद्र या कोई राज्य या राज्य के कानून द्वारा घोषित कोई कार्यालय अपने धारक को अयोग्य नहीं ठहराता। कई राज्यों ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो कुछ कार्यालयों को ऐसे कार्यालय घोषित करते हैं जिनके धारक को विधानमंडल के सदस्य होने के साथ साथ अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये कह रहे हैं कि कुछ राज्यों ने ऐसे कानून पारित किए हैं कि वो उस सदन का सदस्य रहते हुए भी किसी अन्य कार्यालय का भार भी
संभाल सकते हैं और उसे किसी अन्य लाभ के पद के रूप में नहीं माना जाएगा, तो उन्हें पद से फिर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। पर यहाँ पे साफ एक चीज लिखी गई है कि सदन का यदि सदस्य किसी अन्य लाभ के पद पर है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, परंतु यदि कुछ राज्य ऐसे प्रावधान करते हैं कि वह किसी कार्यालय का प्राधिकारी या अधिकारी बना रह सकता है साथ में अध्यक्ष सदस्य रहते हुए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अब मानसिक रूप से अस्वस्थ का अध्यक्ष बने रहने योग्य है क्या? नहीं है। एक अयोग्य दिवालिया है। एक भारतीय नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को वह प्राप्त, यदि कोई मान लीजिए सदन का सदस्य है आपका, लोकसभा का, राज्यसभा का या विधान परिषद का या विधानसभा का, और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब क्या उसके पास भारत का आधार कार्ड बचा है? क्यों नहीं बचा? क्योंकि भारत का एक नियम है कि आपको यदि किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करना है तो आपको पहले किसकी नागरिकता छोड़नी होगी? अच्छा, आप नहीं छोड़ोगे तो भी ऑटोमेटिकली वो नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आप भारत में रहते हुए दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकते। हाँ, कुछ देश ऐसा प्रावधान करते होंगे, परंतु भारत इस प्रकार का प्रावधान नहीं करता। एक भारतीय नागरिकता प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। आपने सारे प्रावधान पढ़े हैं, कुछ देशों की नागरिकता प्राप्त करना बेहद ही आसान है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, अच्छा मान के चलते हैं हम कि एक हवाई जहाज भारत के ऊपर से उड़ रहा है और भारत की सीमा के वो भीतर है और उसमें यदि किसी बच्चे का जन्म होता है, होते हैं, आपने सुना होगा ऐसी चीजें, हवाई जहाज में बच्चे का जन्म हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या भारत उसे नागरिकता देता है? भारत उसे नागरिकता नहीं देता। अब यही कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो यूएसए के ऊपर। अब वो बच्चे ने जन्म कहाँ लिया? यूएसए की सीमा के ऊपर। प्लेन पहुंचे ही था यूएसए की सीमा ने, बच्चे ने जन्म ले लिया, है ना? तो फिर उसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसके माता पिता उसके अपने बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई या आवेदन कर सकते हैं। भारत ऐसा नहीं करता है, भारत में वैसी कमी नहीं है। एक भारतीय नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से छोड़ दिया है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इन सब के अलावा यदि संसद कोई नया कानून बनाती है और उसके तहत वो गलती करते हैं तो भी वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। राज्य विधान परिषद की शक्तियां एवं कार्य। राज्यों की विधान परिषद के कार्य केवल सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? सलाहकारी प्रकृति बस क्यों लिखा है यहाँ पर? बाध्यकारी तो बात ही नहीं हो रही, सलाहकारी क्यों लिखा है? फिर से पढ़ो इस लाइन को। राज्य की विधान परिषद के कार्य केवल सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य कार्यकारिणी या कार्यपालिका कौन होती है आपकी? विधानसभा होती है। ठीक है, केवल बिल्स को पारित करने में ही किसका योगदान होता है? विधान परिषद का योगदान होता है। इसके अलावा विधान परिषद के पास कोई पावर है? विधान परिषद सलाह दे सकती है विधान सभा को या विधानसभा के सदस्यों को, परंतु मुख्य कार्यकारिणी के रूप में वो काम नहीं कर सकती। यदि कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित करके परिषद को भेजा जाता है और परिषद उसे मंजूरी देने से इनकार कर देती है, तो विधानसभा को उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। अब देखो, बिल्स बिल्स पे डिपेंड करता है। कुछ बिल्स ऐसे हैं आपके, जैसे आपने सुना होगा धन विधेयक, सुना है धन विधेयक? धन विधेयक में क्या होता है कि यदि पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की कोई पावर दी ही नहीं गई है, किसको? विधान परिषद को। 14 दिनों तक आप अपने पास उसको रोक के रख सकते हो, और 14 दिनों तक आपने उसको स्वीकृत नहीं किया तो उसको ऑटोमेटिकली क्या माना जाता है? स्वीकृत माना जाता है। विधानसभा इसे परिषद द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ या उसके बिना पारित कर सकती है और फिर से परिषद को भेज सकती है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इन्होंने बोला कि विधान परिषद एक सलाहकारी संस्था है। कैसे सलाहकारी संस्था है? कि एक बिल है जो विधानसभा ने पास कर किसके पास भेजा? परिषद के पास भेजा। देखो, ये बिल है जिसे हम प्रस्ताव बोलते हैं, जिसे हम विधेयक कहते हैं। ये विधेयक विधानसभा ने पास कर किसके पास भेजा? ये विधानसभा से पास हो गया और अब ये किसके पास गया है? विधान परिषद के पास गया है। विधान परिषद ने इसको इनकार कर दिया या इस पे अपनी सहमति रोक दी और इसे पुनर्विचार के लिए किसके पास भेजा? इन्होंने बोला पुनर्विचार कीजिए और हम ये चीजें चाहते हैं कि आप इस प्रकार के उसमें संशोधन कीजिए। उन्होंने बता दिया कि इस पॉइंट को हटा दीजिए या इस पॉइंट को ऐड कर दीजिए और इसमें संशोधन कर दीजिए। विधानसभा के पास ये पहुंचा, विधानसभा ने इस पर विचार किया
और ये माना कि हमें इस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना भाई। बिना परिवर्तन हुए पुनः किसके पास पहुंचा? विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद ने देखा कि इन्होंने तो वापस वही बिल भेज दिया जो इन्होंने पहले भेजा था, इस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। अब ये पुनर्विचार के लिए से फिर से किसके पास? विधानसभा के पास नहीं भेज सकते। अब ये बाध्यकारी है किस चीज के लिए? अब ये बाध्यकारी है इस पर अपनी सहमति देने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये किसके पास जाएगा साइन होने के लिए? राज्यपाल के पास ही जाएगा साइन होने के लिए। जब विधानसभा द्वारा अनुमोदित विधेयक पहली बार परिषद में भेजा जाता है तो वह इसे कब तक रोक सकती है? 3 माह तक रोक सकती है। कोई भी नॉर्मल विधेयक यदि भेजा गया है, किसको छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर, तो कितने टाइम तक रोका जा सकता है? 3 माह तक रोका जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में जब इसे दूसरी बार भेजा जाता है, अब दूसरी बार फिर से भेज दिया गया, ये प्रोसेस हुई, कहां चली गई प्रोसेस आपकी? ये प्रोसेस हुई, फिर से दूसरी बार भेजा गया है। अब दूसरी बार भेजा जाता है तब इसे केवल 1 महीने तक, कब तक? 1 महीने तक परिषद में रखा जाता है और इसे क्या माना जाएगा? अब इसको पारित माना जाएगा, स्वतः ही ये पारित हो जाएगा। यह स्पष्ट रूप से विधान परिषद पर विधानसभा की पूर्ण श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। अर्थात विधान परिषद भले ही उच्च सदन है, परंतु श्रेष्ठता किसकी मानी गई है? यहां पर विधानसभा की मानी गई है। धन विधेयक के मामले में राज्य विधानसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है। इससे स्पष्ट है कि विधान परिषद की स्थिति बेहद ही कमजोर है। कैसे? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहा जाता है, केवल धन विधेयक को पारित करने में कितना, बाकी विधेयक को कितना, और फिर से भेजा तो अगर नहीं किया पारित तो क्या माना जाएगा? स्वतः ही पारित माना जाएगा। धन विधेयक को कितना, 14 दिनों तक देरी कर सकती है, और गैर धन विधेयक को 3, ये हमें पता है, लंबित कर सकती है। गैर धन विधेयक को सिफारिशों के साथ वापस भेजने में 1 महीने की देरी कर सकती है, परंतु धन विधेयक में नहीं। धन विधेयक में 14 दिनों तक यदि उसे आपने अपने पास रोका है तो उसे स्वतः ही क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। संविधान में राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार का ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन नहीं होता, जो हमने आर्टिकल नंबर 108 में देखा था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में ज्वाइंट सेशन होता था, जो कौन बुलाता था? राष्ट्रपति बुलाते थे। परंतु यहां पर कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता, ज्वाइंट पार्लियामेंट का प्रावधान नहीं है। विधान परिषद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को विधानसभा द्वारा 1 से अधिक बार अस्वीकार किया जा सकता है। अब देखो, विधान परिषद द्वारा पारित यदि कोई गैर धन विधेयक है, अब कहीं से भी बिल शुरू हो सकते हैं। अब कोई बिल शुरू हुआ कहां से? विधान परिषद से। तो विधानसभा द्वारा इसे 1 से अधिक बार क्या किया जा सकता है? ये पावर अभी परिषद के पास थी क्या? नहीं थी। विधान परिषद सदस्य देश के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सॉरी, विधान परिषद के, यहाँ पे के है, विधान परिषद के सदस्य देश के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन लेता है भाग? कौन लेते हैं? विधानसभा के सदस्य लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा ना तो किसी बिल में सुधार और ना ही किसी संवैधानिक संशोधन में उनकी कोई सार्थक भूमिका तो है। क्यों? ये बेइज्जती कराने के लिए अपनी? क्यों है बताओ? विधान परिषद सलाह देने के लिए, है ना? देख लो सलाह उनकी। अब देखो, आप विधानसभा की पावर्स देखना। अब आप सीधी बात है ना, आप चुनकर किसके द्वारा आ रहे हो? जनता के द्वारा, तो पावर तो आपके पास होगी, सीधी बात है। और ये किसके द्वारा चुन के आ रहे हैं? 1/3 किसके द्वारा? बाकी 1/3 किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/12 किसके द्वारा? स्नातकों के द्वारा। और बाकी 1/12 किसके द्वारा? और बचे हुए अन्य शेष किसके द्वारा? विधान परिषद में 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, बाकी 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, 1/12 1/12 स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। कितने वर्ष के स्नातक? कम से कम
3 वर्ष, और बाकी 1/12 शैक्षणिक अनुभव कितने वर्षों का? 3 वर्ष का, कम से कम 3 वर्ष। और बाकी जो अन्य बचे वो किसके द्वारा? वे चुने जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। क्लियर है? इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। अब बात करते हैं, व्यवहारिक रूप से किसी राज्य के विधानमंडल का तात्पर्य उसकी विधानसभा से है जिसके पास निम्नलिखित प्रमुख शक्तियां हैं। अब शक्तियां देखिए आप विधानसभा की, या राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के विषय अर्थात बता दो जल्दी से 1-2 राज्य सूची के विषय, पुलिस और पंचायत और शिक्षा, और इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इस पर कानून राज्य बना सकता है, और राज्य में इस पर कानून कौन बना सकता है? अब किसी ना किसी को तो पावर देनी थी राज्य के भीतर, तो किसको दी गई है? विधानसभा को दी गई है। यह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, या संवर्ती सूची पर भी कानून बना सकता है। क्यों? क्योंकि संवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जिस पर सेंट्रल भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह कानून संसद द्वारा पहले से बनाए गए किसी भी कानून का खंडन या विरोध ना करता हो। विधानसभा मंत्री परिषद पर नियंत्रण का दावा करती है, क्योंकि मंत्री परिषद पर नियंत्रण किसका होता है? और ये ही मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति, कि विधान परिषद के प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा सदस्य मंत्रियों से सवाल कर सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, और राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए निंदा मत भी। आपको निंदा प्रस्ताव याद है? ये निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? यहाँ लोकसभा नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है राज्य सरकार। राज्य सरकार में कहां पर? विधानसभा में लाया जा सकता है। सरकारी मंत्रालय सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। यदि मंत्रालय विधानसभा में हार जाता है तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के समान इसे मान। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यदि किसी सरकार या सत्तारूढ़ दल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार को अपने पद से और अपनी शक्तियों से क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। विधानसभा राज्य के वित्त को नियंत्रित करती है। वित्त अर्थात फाइनेंस, या आपके पूरे धन को कौन नियंत्रित करता है? विधानसभा। एक धन विधेयक विधानसभा से सामने, धन विधेयक केवल कहां लाया जा सकता है? केवल विधानसभा में। विधानसभा से पारित होने के बाद वह कहां जाता है? विधान परिषद। अगर विधान परिषद है नहीं तो बात ही खत्म, तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा, वो केवल विधानसभा। जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो मध्य प्रदेश में आपने विधान विधेयक लाया, उसे पास किया और वो पारित माना जाएगा। अगर विधान परिषद है तो वह विधान परिषद के पास भेजा जाएगा। कितने दिनों के लिए? ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं लोकसभा और राज्यसभा वाली, तभी आप लोगों को फ्रेंडली लग रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो चीजें हमने लोकसभा राज्यसभा में पढ़ी थी वो एग्जैक्टली चीजें कॉपी हो रही हैं आपकी विधानसभा और विधान परिषद में। यह अनुदानों को अस्वीकार या पारित कर सकता है। आप लोगों को यदि याद हो, किसी भी प्रकार के पैसे या निधि को निकालने की जब भी बात होती थी तो किसकी स्वीकृति लगती थी? संसद की लगती थी, संसद की स्वीकृति। सेम एज यहां पर भी यदि अनुदानों को स्वीकार या अस्वीकार करना है तो ये पावर किसके पास है? विधानसभा के पास है। अब थोड़ी देर के लिए ना भूल जाओ विधान परिषद। क्यों? क्योंकि हमारे 28 राज्यों में से 22 राज्य ऐसे जहां पर विधान परिषद नहीं है, तो हमें मेजोरिटी वाली चीजें पढ़नी है। उनकी राशि को कम कर सकता है जो बजट को अस्वीकार करने या अपनाने का संकेत देता है, इसलिए राज्य सरकार की जीत या हार का संकेत देता है। अतः विधान परिषद की सहमति के बिना कोई भी कर अर्थात टैक्स ना तो लगाया जा सकता है और ना ही वापस लिया जा सकता है। अब विधान परिषद की आप पावर्स देखिए। सबसे पहले, किसी भी विषय पर कानून बनाना राज्य से संबंधित तो कौन बनाएगी? संवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के साथ किसको है? विधान परिषद। इसके अलावा मंत्री परिषद पर नियंत्रण किसका है? विधानसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। सरकारी मंत्रालय, अच्छा ये हो गया। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। किसी भी प्रकार का अनुदान
की राशि यदि स्वीकृत करनी है या अस्वीकृत करनी है तो वो शक्ति भी किसके पास है। और यदि उस अनुदान की शक्तियों या उस अनुदान को कम करना है, अब मान लो किसी ने मांगा 5,000 करोड़, तो विधानसभा चाहे तो उसको 5,000 को 3,000 करोड़ करके भी उस अनुदान को स्वीकृत कर सकती है। अतः विधानसभा की सहमति के बिना ना तो कोई टैक्स बढ़ाया जा सकता है और ना ही टैक्स को कम किया जा सकता है। जिस प्रकार से आपका जो बजट है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता था या किया जाता है, उसी प्रकार से आपके राज्य का बजट किसमें प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 368 के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन के कुछ विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद अनुसमर्थन की प्रक्रिया के लिए राज्यों को भेजे जाते हैं। अब ध्यान से समझना, आपने कुछ बहुमत के प्रकार देखे थे बहुमत के प्रकार। अब बहुमत के प्रकार में एक था आपका साधारण बहुमत, एक था आपका प्रभावी बहुमत, एक था आपका पूर्ण बहुमत, एक था आपका विशेष बहुमत और अंतिम आपका था विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति। अब जहां पर ये बात लिखी है विशेष राज्यों के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति, तो इन आधे राज्यों की स्वीकृति देता कौन है, राज्यपाल देते हैं क्या। स्वीकृति का अर्थ क्या है, मुख्यमंत्री की स्वीकृति उस राज्य के, या उस राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति। किसकी स्वीकृति, उस राज्य के विधानसभा की स्वीकृति। अर्थात उस विषय पर कहां पर वोटिंग की जाएगी, संबंधित विधानसभा में वोटिंग की जाएगी और उस विधानसभा से स्वीकृत उसको होना जरूरी है। अगर ये आपको पारित करना है तो आपको आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। अब 28 का आधा कितना होता है, 14 राज्यों की विधानसभा में आपको इसे पारित करवाना पड़ेगा, तो ही इस मेजॉरिटी से आप उसे पास कर सकते हो। देखो आर्टिकल 368 के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन के कुछ विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद समर्थन की प्रक्रिया के लिए राज्यों को भेजे जाते हैं। इन मामलों में विधानसभा की भूमिका होती है, उसे उक्त विधेयक के अनुमोदन या अस्वीकृति का संकेत देते हुए साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव को क्या करना होता है, पारित करना होता है। एक प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को पेश करने की सिफारिश करने से पहले किसी राज्य की राज्य विधानसभा को संदर्भित करेगा जो संबंधित राज्य की सीमा रेखाओं में परिवर्तन या उसके इस तरह से पुनर्गठन से संबंधित है कि उसका क्षेत्र बढ़ाया या घटाया जाए। ये कह रहे हैं कि यदि किसी, आपको पता होगा जब हमने राज्यों की सीमाओं के बारे में पढ़ा था आर्टिकल आपके भाग 1 में, हमने देखा था कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किए जा सकते हैं, राज्य के नामों में परिवर्तन किए जा सकते हैं, एक राज्य को डिवाइड करके 2 राज्यों में कन्वर्ट किया जा सकता है या 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य को बनाया जा सकता है। ये जो विषय है इसकी स्वीकृति संसद से होना जरूरी है, ये राज्य नहीं कर सकते। अगर मध्य प्रदेश चाहे कि हमें मध्य प्रदेश को विभाजित करके एक और नया राज्य बनाना है तो बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्यों, किसकी स्वीकृति चाहिए। अब एक चीज समझना, अगर संसद चाहे कि मध्य प्रदेश को डिवाइड करके 2 राज्य बनाना है तो बनाया जा सकता है क्या, बनाया जा सकता है, पर उसे संबंधित विषय से संबंधित एक विधेयक किसके पास भेजना होगा, संबंधित राज्य के पास। वो विधेयक भेजने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब यहां पर एक और चीज, क्या उस राज्य की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, नहीं है। राज्य या तो स्वीकृत करे या ना करे या पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, उसे लागू ही या पारित ही माना जाता है। तो संसद की यहां पर कंप्लीट पावर मानी जाती है कि यदि राज्य की सीमा बदलना है, राज्य को तोड़ना है, नया राज्य बनाना है, या 2 राज्यों को जोड़कर नया राज्य बनाना है, या राज्य का नाम बदलना है, ये सारी पावर्स किसके पास है, केवल राष्ट्रपति उस विषय से संबंधित बिल भेजेगा उस संबंधित राज्य के पास। अब राज्य उसे लागू करे या लागू ना करे या पुनर्विचार के लिए भेजे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। राज्य विधानसभा की कुछ अन्य शक्तियां इस प्रकार है, यह अपने अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का भी चुनाव करता है, उन्हें अविश्वास मत द्वारा हटाया भी जा सकता है। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, अच्छा यहां पर एक चीज आई, यह अपने अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का भी चुनाव करता है। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, बताएगा कोई, बताइए। वो तो सत्तारूढ़ पार्टी चुनेगी बस। देखो सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बहुमत पहले से किसको प्राप्त है। क्या आपको प्रभावी बहुमत नाम की कोई चीज याद है, क्या यस सर, क्या यस सर, प्रभावी बहुमत किसमें उपयोग किया जाता था, किसको,
अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या करने के लिए? हटाने। अब इस चीज को ध्यान से समझना, प्रभावी बहुमत उपयोग किया जाता है हटाने में। हटाने में किया जाता है। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है कि सदन में जितने व्यक्तियों की या तो मृत्यु हो गई है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बेटा घर चले जाओ जल्दी से, तो जल्दी घर चले जाइए, उठिए उठिए, जल्दी घर जाइए, जल्दी, क्लास का समय खराब मत कीजिए, आराम से बात करना, ठीक है? ठीक है ना बेटा, तो कोई बात नहीं ना, परेड में चले जाइए, समय भी हो रहा होगा आपकी परेड का, जल्दी। क्या बोल रहा था मैं? प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पद से हटाने के लिए, परंतु जब बात आती है उन्हें चुनने की, तो सदन में तो सारे सदस्य नए चुनकर आए हुए हैं। आपकी मान लीजिए मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की, तो 230 सीटों पर वोटिंग हुई और नए सदस्यों को चुनकर लाया गया, तो सिर्फ साधारण बहुमत जो होता है आपका, उस साधारण बहुमत के साथ उनको चुना जा सकता है, अध्यक्ष को भी और उपाध्याय। अच्छा, पहले क्या होता था, आजकल तो चीजें बदल गई हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई है पार्टीज के बीच में। पहले तो पार्टीज थोड़ा मिलकर काम कर लेती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं करती, एकदम गुस्से से देखती हैं एक दूसरे को। पहले होता ये था कि अध्यक्ष रहता था सत्तारूढ़ पार्टी का, ठीक है, और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता था किसका? जो विपक्ष की पार्टी होती थी। इस प्रकार का सामंजस्य बैठाया जाता था, बट अब धीरे धीरे ये सामंजस्य समाप्त होता जा रहा है। तो सत्तारूढ़ पार्टी अपना अध्यक्ष भी बैठाना पसंद करती है और उपाध्यक्ष भी बैठाना पसंद। ये इसलिए बोला जाता था कि देखो, हम भी थोड़ी पावर में रहे और आप भी थोड़ा पावर में रहिए। इसके अलावा विपक्ष के नेता तो बैठते ही सदन में। विपक्ष का नेता कौन होता है आपका? जो विपक्ष की पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत लाती है, वह उसी का कोई एक व्यक्ति आपका क्या बनता है, या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। कौन? विधानसभा के सदस्य। यह महालेखा परीक्षक, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य जैसी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर भी विचार करता है। सीएजी की रिपोर्ट में यदि, सीएजी पता है, सीएजी की रिपोर्ट में यदि किसी राज्य का उल्लेख है, तो उस संबंधित राज्य के पास ये रिपोर्ट भेजी जाती है, उस संबंधित राज्य के किस सदन के पटल में रखी जाती है? विधानसभा के पटल में ये रखी जाती है। सेम एज राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट कहां रखता है? विधानसभा के पटल में रखता है। और आपकी जो एजेंसियां हैं जो स्टेट में काम कर रही हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट कहां रखती हैं? विधानसभा। अतः यह स्पष्ट है कि विधानसभा राज्य विधानमंडल का शक्तिशाली एवं लोकप्रिय सदन है। सैद्धांतिक रूप से यह कुछ हद तक लोकसभा के समानांतर है। सारी चीजें यहाँ लोकसभा की तरह है, सारी की सारी चीजें लोकसभा के समान चल रही हैं, क्योंकि लोकसभा में भी जो सदस्य किसके द्वारा चुनकर आते हैं? जनता के द्वारा। और विधानसभा में भी सदस्य किसके द्वारा चुनकर आते हैं? सीमाएं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किए जा सकते। सीमाएं मतलब रोक, कि कुछ हद तक उन पर रोक लगाई गई है राज्य विधानमंडल पर, कि वो एकदम फ्री नहीं है किसी चीज को लेकर, ठीक है। कुछ ऐसे विषय हैं आपके राज्य में जिन पर किसकी स्वीकृति पहले अनिवार्य है? राष्ट्रपति की। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयक तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि राज्यपाल द्वारा उसके विचार के लिए आरक्षित किए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो रिजर्व रखे जाते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, उन्हें रिजर्व रखने का काम कौन करता है? राज्यपाल रखता है। अगर जब तक राष्ट्रपति उसे स्वीकृत नहीं कर देंगे, तब तक वो राज्य विधानसभा में पारित नहीं हो सकते। अब राष्ट्रपति उनमें बहुत सारे काम कर सकता है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स हैं, तो इन बिल्स के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति उन वीटो पावर्स का उपयोग कर सकता है। संविधान संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। देखो, एक तरफ आप क्या बोलते हो कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। तो आपने ऐसा बोला, पर आपने राज्यों को कंप्लीटली फ्री नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आपको क्या करना था कि राज्य पर सारे कानून अब कौन बनाए? राज्य ही में। पर यहां पर आपने क्या कर दिया, एक आर्टिकल और डाल दिया, आर्टिकल नंबर कौन सा? 249। और क्या बोला कि राज्य सूची के विषय पर भी कौन कानून बना सकता है? संसद कानून बना सकती है। यहां पर आपने उनकी सीमाओं पर फिर से रोक लगाई। संविधान संसद को राज्य सूची के विषय में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि राज्यों की परिषद यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को इन विषयों पर कानून बनाना चाहिए। संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग
कर सकती है, जबकि आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो। जब भी आपातकाल लगाया जाता है तो ये राज्य विधानसभा कोई पावर में रह जाती है। केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, यदि देश में किस प्रकार आपातकाल का अभी क्या लागू किया गया हो। अनुच्छेद 190, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के लिए विधायी प्रक्रिया। राज्यपाल की अनुशंसा के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, ऐसा विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। ये सरकारी विधेयक क्यों लिखा हुआ है यहां पर? सरकारी क्यों लिखा है? क्योंकि धन विधेयक केवल किसी मंत्री परिषद के सदस्य के द्वारा ही लाया जा सकता है, किसी अन्य सदस्य के द्वारा। और हम जानते हैं कि मंत्री परिषद के द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सरकारी विधेयक। और इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद से शुरू नहीं होता। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो विधान परिषद में जाता है, अगर विधान परिषद है तो। अगर विधान परिषद नहीं है तो फिर यह विधान परिषद में नहीं जाएगा। अब मान के चलते हैं विधान परिषद है, विधान परिषद में जाता है, परिषद केवल उस पर चर्चा कर सकती है और क्या कर सकती है? उसे खंडित करना या रोक नहीं सकती। इसे 14 दिन के अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के उन्हें भेजना होगा या लागू करना होगा। और यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित नहीं करती तो इसे स्वतः ही पारित माना जाता है। विधानसभा ऐसी सिफारिशों को अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है। देखो, अगर धन विधेयक से संबंधित विधान परिषद किसी प्रकार की सिफारिश करती है तो विधानसभा इस चीज को लेकर स्वतंत्र है कि उसे उस सिफारिश को स्वीकार करना है या नहीं। करना है तो कोई बात ही नहीं है, कर लेगी तो विधान परिषद भी खुश है। अगर नहीं करना है तो भी विधान परिषद को उसको लागू करना पड़ेगा। फिर विधेयक को सहमति के लिए किसके पास भेजा जाएगा? राज्यपाल के पास। राज्यपाल इसे सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकते हैं। तो वो रुक कहां सकता है? केवल जब वो अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है। राष्ट्रपति भी अपनी सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन ना तो राज्यपाल और ना ही राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राज्यपाल या तो स्वीकृति देंगे या स्वीकृति नहीं देंगे, राष्ट्रपति या तो स्वीकृति देंगे या तो स्वीकृति नहीं देंगे, पर किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए या किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए पुनः विचार के लिए सदन के पास नहीं भेज सकते। इसके अलावा एक आर्टिकल और है इंपॉर्टेंट, 201। यह आर्टिकल कौन सा था आपका? 199। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के लिए विधायी प्रक्रिया। 201 कहता है राज्य विधानमंडल में आरक्षित विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति। अब शायद इस शब्द से आप बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं। आरक्षित विधेयक क्या होते हैं आपके? ऐसे विधेयक जो रखे जाते हैं रिजर्व केवल किसकी स्वीकृति के लिए? देखो होता क्या है, मान लो कोई कानून है, ठीक है, अब वो कानून पारित कर दिया गया, विधानसभा में कर दिया गया, और मान के चलते हैं उस राज्य में विधान परिषद भी है, तो उसे और कहां पारित कर दिया गया? तो दोनों ही सदन से वो पास हो चुका है। अब दोनों सदन से जब वो कानून पास हो चुका है तो अब वो किसकी स्वीकृति के लिए जाएगा? राज्यपाल। अब वो पहुंचा राज्यपाल के पटल पर। राज्यपाल के पटल पर जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि इसमें कुछ ऐसे संबंधित सब्जेक्ट्स हैं या विषय हैं जो या तो संवैधानिक कदाचार से संबंधित है या संविधान के किसी प्रावधान से संबंधित है या राष्ट्र की एकता से किसी विषय से संबंधित है। ये वो विषय हैं जो आरक्षित रखे जाते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो राज्यपाल क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था, राज्यपाल यहाँ पर बचते हैं कि मुझे इस पर साइन नहीं करना है, मुझे फंसना नहीं है, कल को ये ना बोलें कि राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी। तो वो बोलते हैं हमारे बड़े भाई इसे संभालेंगे। बड़े भाई कौन? हमारे राष्ट्रपति जी। वो भेज देंगे सीधे कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, इसको आप समझिए। तो ये किसके लिए चले जाएंगे? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए चले जाएंगे। अगर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तो ये तो पारित है, और अगर राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी तो ये पारित नहीं हो सकता। अब एक कंडीशन और समझना, अगर ये धन विधेयक था तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजा नहीं जाएगा, परंतु अब ये धन विधेयक नहीं है, ये गैर धन विधेयक है, यानी किसी और अन्य विषय से संबंधित है। तो राज्यपाल या राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए किसके पास भेज सकते हैं? विधानसभा के पटल पर भेज सकते हैं कि देखिए ये जो पॉइंट है ये राष्ट्र की ये संवैधानिक कदाचार से संबंधित है या ये किसी संविधान के अनुच्छेद का क्या कर रहा है? खंडन कर रहा है। तो आप इसे क्या कर दीजिए, या तो संशोधित कर दीजिए या तो कंप्लीटली
हटा दीजिए, तो पुनर्विचार के लिए उसे भेजा जाएगा। फिर से ये पारित होगा लोकसभा, फिर से ये पारित होगा विधानसभा में, विधान परिषद में, फिर पहुंचेगा राज्यपाल को। लगता है सब कुछ ओके है तो राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं। राज्यपाल को लगेगा कि नहीं थोड़ी प्रॉब्लम बाकी है तो फिर से बड़े भाई के पास भेज दो। किसके पास? तो राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं इतना चलता है या फिर ये सही है, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई तो मतलब राज्यपाल की स्वीकृति भी मिल गई, तो अब ये बिल आपका एक्ट बन सकता है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को आरक्षित रखे जाने की स्थिति में राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है, अपनी सहमति रोक सकता है, या क्या कर सकता है? पुनर्विचार। अभी वो धन विधेयक में ऐसा कर सकता था क्या? क्या धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता था? पर यहां पर भेजा जा सकता है। जब कोई बिल लौटाया जाता है तो सदन या सदनों को 6 महीने की अवधि के भीतर उस पर क्या करना होगा? पुनर्विचार। कितने माह? 6 माह। सदन या सदनों द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित होने के बाद विधेयक को फिर से राष्ट्रपति की सहमति के लिए, अब सदन क्या करेगा 6 महीने के भीतर? या तो उसमें संशोधन कर देगा संशोधनों के साथ, या बिना संशोधनों के। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है या नहीं। क्लियर है? पर अगर ये धन विधेयक होता तो ये पुनर्विचार के लिए वापस नहीं जा सकता था। क्लियर है ये चीज? आर्टिकल नंबर कौन सा था ये? 201 था। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, पर आपको समझने में आसान हो तो एक चार्ट में है तो इसको केवल आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको मिलेगा तो आपको केवल इसे पढ़ना है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स तो हम देख चुके हैं। ये आपका राज्यों में विधानमंडल का गठन कौन सा आर्टिकल था आपका? 168। 169 क्या था? उन्मूलन या निर्माण किसी नए राज्य में विधान परिषद को बनाना या हटाना। 170 विधानसभा की संरचना। 171 172 अवधि या कार्यकाल। 173 योग्यताएं। 174 175 राज्यपाल का विशेष अधिकार संबोधित करने का या संदेश भेजने का। 176 विशेष संबोधन। और 177 ये हमने देखा था। पर क्या राज्य यहीं तक है? क्या विधान मंडल यहीं तक है? कहां तक है? 212 तक है। कहां तक है? 212 तक है। तो उससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। इसको केवल आपको कुछ इंपॉर्टेंट देख लेना है। जैसे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किसमें की गई है? 178। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा 182। कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बता दे रहा हूं। सदस्यों की शपथ से संबंधित किसमें है? 188। ये शपथ से संबंधित है। इसके अलावा आपको ये धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया जो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 198। और धन विधेयक की परिभाषा आपको याद है? आर्टिकल नंबर जो हम धन विधेयक पढ़ रहे थे सेंट्रल का, तो उसमें भी पहले प्रक्रिया बताई गई थी, उसके बाद उसकी परिभाषा बताई गई थी। कौन सा आर्टिकल था? 109 और 110। ये आर्टिकल 109 था जब हम बात कर रहे थे संघ की, यूनियन की, और यह आर्टिकल नंबर 110 था। वही चीज सेम है, बस यहाँ पे अब राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 198 और 199 धन विधेयक की परिभाषा, और 200 में क्या है? विधेयक पर सहमति, और ये है आपके आरक्षित विधेयक। इसके अलावा हमने देखा था कि आपका बजट किसमें था? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में था। राज्य का जो बजट होता है वो किसमें है आपका? 202। ये वही, देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वही चीज रिपीट होती जा रही है, सिर्फ आर्टिकल्स नंबर बदल गए। बस वो सीरीज अगर आपने याद कर ली तो आपको ये सारी चीजें वैसे ही बन जाएंगी। पर ये जो आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूं इनको तो आप सीधे तौर पर याद रखिए। 202 में क्या है आपका? वार्षिक वित्तीय विवरण किसका? राज्य का। ऐसा नहीं करना कि अगर केवल सवाल पूछा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया, इसका मतलब वो केंद्र का पूछ रहा है, तो आपको 112 उत्तर करना है। अगर राज्य का पूछेगा तो सीधे लिखेगा कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 202 में है। और अब बात करते हैं हम अंतिम 213 की, जो 123 का उल्टा है। 123 क्या है आपका? राष्ट्रपति की आपातकालीन, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, उसे घुमा दीजिए 213। विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की किसकी शक्ति? राज्यपाल की शक्ति। तो
इन्हें केवल आप अपने तरीके से कॉपी में लिखेंगे सरल भाषा में, बेहतर होगा कि आप सिनॉप्सिस बनाकर लिखें, ठीक है। जो मैंने मुख्य आर्टिकल्स बताए वो तो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ पर आपने देखा, सारी चीजें कॉपी की गई हैं किसकी, लोकसभा की। जैसा लोकसभा वैसा डिक्टो कौन, विधानसभा। जैसी राज्यसभा वैसा डिक्टो कौन, विधान परिषद। वही सेम शक्तियां हैं, बस यहाँ पर एक चीज डिफरेंट हो जाती है। वो डिफरेंट चीज ये है कि यहाँ पर राज्यपाल के पास एक अलग से पावर ये है कि वो कुछ विषयों की सहमति के लिए उसे आरक्षित कर सकता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। जबकि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी, क्योंकि वो तो सुप्रीम है, वो किसके लिए आरक्षित करेंगे, सारी चीजें उन्हीं के लिए आरक्षित होती हैं, ठीक है। बस यही अंतर था, यही थी आपकी राज्य विधानमंडल, जिसमें समझने लायक बहुत ज्यादा नहीं था। जो आपकी लोकसभा है उसे आप बदलकर विधानसभा बना दीजिए राज्य के परिप्रेक्ष्य में, और जो आपकी राज्यसभा है उसे आप बदलकर क्या बना दीजिए, विधान परिषद। वो आपका राज्य विधान मंडल बन जाएगा। क्लियर है सारी चीजें? कुछ है जो इसमें समझ में ना आया हो, ऐसा कोई पॉइंट जिसमें डाउट हो कि ये लोकसभा में इस प्रकार का था और यहाँ आकर बदल गया, या लोकसभा में तो था परंतु यहाँ पर नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट आ रहा हो दिमाग में तो आप पूछ सकते हो। है कोई डाउट? आप इसे डिटेल में पढ़ना, और डिटेल में पढ़ते वक्त भी यदि कुछ याद आए तो आप मुझे तुरंत उसके बारे में बताइए। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।